हेलो दोस्तों, केम छो। मैं हूँ उमा, मेड माइंड चैनल की ओर से। और जो टॉपिक आज हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड पर, जिसमें आज हम जो डील करेंगे वो होगा थायराइड ग्लैंड एंड द हॉर्मोन्स। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है थायराइड ग्लैंड पर। पहले हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसकी स्ट्रक्चर, ये थायराइड ग्लैंड का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये क्या है, इसकी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है? एट द रूफ ऑफ नेक ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों की तरफ। जैसे कि डायग्राम दिख रहे हैं, ये लैरिंग्स, ठीक है, और ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों तरफ। ये राइट लोब है और ये अपना लेफ्ट लोब है। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर क्या है, टू लोब्स हैं, एक राइट लोब होगा, एक लेफ्ट लोब होगा। ये रहा राइट लोब एंड दिस वन इज लेफ्ट लोब। और ये जो आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू है? इस्मस। जो बीच वाली स्टॉक है, जो बीच में कनेक्ट किए वो कौन से? इस्मस है। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो होगा 15 to 25 ग्राम इन एडल्ट। एडल्ट में इसका वेट कितना रहता है? 15 से 25 ग्राम। और जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये फीमेल्स में लार्जर होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, अब जो इसका फंक्शन होता है ना थायराइड ग्लैंड का, इसका फंक्शन और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करती रहती है डिफरेंट स्टेज में। किसके? फीमेल की सेक्सुअल लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, सेक्सुअल साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती रहती है। विच मीन ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन है, बढ़ता है कब? इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, किसका? थायराइड ग्लैंड का। और वहीं इसका फंक्शन डिक्रीज कब हो जाता है? जब मेनोपॉज होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे इसका थायराइड ग्लैंड है, उसका फंक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी पर। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड है इसकी हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी होती है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है ना, तो जो ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, उनके जो टिश्यू हैं, हम उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पर वो कैसे क्या कुछ विजिबल होते हैं, क्या उनमें सेल्स प्रेजेंट है, वो चीज़। ठीक है, तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड का माइक्रोस्कोपिक व्यू। जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे कंपोज्ड है? कंपोज्ड ऑफ, जो थायराइड ग्लैंड है कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स। बहुत सारे नंबर ऑफ फॉलिकल से मिलकर बनेगा। फॉलिकल्स कौन से? ये जो ये दिख रहे हैं ना ब्लू कलर की, ये सर्कुलर उसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? फॉलिकल्स। ऐसे ऐसे बहुत सारी फॉलिकल्स मिलकर क्या बना रही है? थायराइड ग्लैंड बना रही है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के दिखाए हुए हैं ऐसे से, ये वाले, ये क्या बना रहे हैं? ये क्या है? आपके फॉलिकल्स हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स कंपोज्ड थायराइड ग्लैंड। अब ये जो फॉलिकल्स हैं ये किससे लाइंड है? ये लाइंड है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। ये जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं क्या है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, ये जो मैंने एक इसके अंदर ये जो बनाए हैं ये क्या है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, जिनको बोला गया फॉलिकुलर सेल्स। यही क्या है? हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं। जो फॉलिकल्स हैं ये हो गई हमारी फॉलिकल। फॉलिकल किससे लाइंड है? क्यूबोइडल सेल से, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से लाइंड है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक कैविटी है इसको बोलेंगे फॉलिकुलर कैविटी। ये फॉलिकल्स, ये इसकी फॉलिकुलर सेल्स, और ये इसके अंदर की कैविटी को क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर कैविटी। अब ये किससे फिल्ड होती है? ये होती है फिल्ड कोलोइडल सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। यानी जिसके अंदर जो सब्सटेंस है इस कैविटी के अंदर, फॉलिकुलर कैविटी के अंदर, उसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। अब इसको कौन सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट करते हैं इसकी फॉलिकुलर सेल्स। ये जो सेल्स हैं इसको क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? थायरोग्लोबुलिन को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों फॉलिकल्स के बीच में, ये और ये फॉलिकल्स के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है? दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक तो कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। दूसरा, ये ग्रीन कलर में शायद आपको ना दिख रही हो, पैराफोलिकुलर सेल्स लिखा हुआ है। ये पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या सिक्रीट करती हैं? जो सिक्रीट करती है कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये था हमारा हिस्टोलॉजी यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसके बाद हम देखने वाले हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे कौन कौन से हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलेटेड हैं, कौन कौन से हार्मोन वो सीक्रेट करते हैं। तो देखिए, ये है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, T3 और जो T4 है वो क्या होंगे? हमारे प्रिंसिपल थायराइड हार्मोन होंगे। ठीक है, और हाँ, जो सबसे पहले बात करते हैं T3 की, जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। वहीं T4 जिसको टेट्राइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन भी बात करते हैं।
ठीक है, वो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन है। जो T3 हार्मोन है ये क्या होता है, ये कंस्टिट्यूट 10% ऑफ टोटल, ये जो टोटल थायराइड आउटपुट जो निकलता है, थायराइड हार्मोन का आउटपुट निकलता है उसका सिर्फ 10% ये होता है। वही 90% यानी मोस्टली जो होता है वो क्या होता है, थायराइड अगर हार्मोन की बात करें तो T4 होता है, T3 सिर्फ 10% होता है। लेकिन वही बात होती है ना, जो बहुत जितना कम है लेकिन उतना ही गुणकारी है, ठीक है। यानी मोस्टली जो टिश्यू फंक्शन है, टिश्यू एक्शन है, वो किसके द्वारा होते हैं, वो T3 के थ्रू होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द टिश्यू एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। वहीं जो कैल्सिटोनिन है वो किससे कंसर्न रहेगा, वो कैल्शियम के होम्योस्टेसिस से कंसर्न रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके, हाँ, स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो हम अगला पार्ट है वो क्या रहेगा, जो अब हम टॉपिक देखेंगे वो होगा स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होता है वो कैसे बन रहा है उसके स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जो जो स्टेजेस हैं उनके लिए उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा आयोडीन ट्रैपिंग, सेकेंड वन विल बी द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, थर्ड वन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, फोर्थ वन इज ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, फिफ्थ वन इज कपलिंग रिएक्शन एंड सिक्स होगा स्टोरेज, ठीक है। तो ये होंगी स्टेजेस जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनको आप अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। ये देखिए, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड किससे मिलकर बनी है, अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ फॉलिकल सेल्स फॉर्म थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब हमने उसमें से एक थायराइड ग्लैंड को बाहर उसमें से एक फॉलिकल्स को बाहर निकाला है, एक फॉलिकल सेल को बाहर निकाला है, फॉलिकल को। अब उस फॉलिकल के अंदर, जैसे बताया था, ये फॉलिकल हो गई, ये क्या है इसकी फॉलिकुलर सेल्स हो गई, ठीक है। अब उस फॉलिकुलर सेल्स की भी जो ये वाली मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन, ये जो साइड वाली ये क्या है लेटरल मेम्ब्रेन, और जो ल्यूमन की साइड है, ये बीच में ल्यूमन होगा, ल्यूमन की साइड वाली जो ये है इसको बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। ये है आपकी एपिकल मेम्ब्रेन, ये है आपकी लेटरल मेम्ब्रेन, और ये है आपकी बेसल मेम्ब्रेन, और जो बीच में होगा वो क्या होगा, हमारा कोलॉइड होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, ताकि अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को आगे पढ़ेंगे। अब हम इसे को ही ब्रॉड उसमें समझेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। समझाने के बाद वो जो मैंने 6 स्टेजेस आपको बताई थी उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले समझने पे फोकस करते हैं। ये देखिए, अब हम उसको और डिटेल में जा रहे हैं, हम हिस्टोलॉजी के बिल्कुल मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू में ही देख लीजिए। अब ये क्या है, जैसे कि अभी आपको समझ में आ रहा है, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किससे कनेक्टेड थी, मैंने क्या कहा था, फॉलिकल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स थी, फॉलिकल के अंदर क्या फॉलिकुलर सेल्स, ये क्या है आपकी फॉलिकुलर सेल्स हैं, क्योंकि अब हमें डिटेल में पढ़ना है ना कैसे सिंथेसिस हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा फोकस करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये उसकी बेसल मेम्ब्रेन है, ये लेटरल मेम्ब्रेन है, ये एपिकल मेम्ब्रेन है, और ये क्या आपका ल्यूमन है, ठीक है। ये दिखाया नहीं है, ये वाला पोर्शन क्या है, ल्यूमन है। ऐसे ही करके ये इधर भी होंगी, ठीक है, ऐसे ही ये इधर भी होंगी, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे हैं, ये आपकी फॉलिकल, एक फॉलिकल दिखा रखी है कि कैसे सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं ताकि जो हम चीज़ बताना चाहते हैं हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब जो हम हमारे जो जीआई सिस्टम है उससे जो क्या होते हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक से क्या होता है, आयोडाइड जो है, आयोडाइन जो सबसे मेन बात, आयोडीन जो हमारे हार्मोन थायराइड हार्मोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, जीआई से। उसका 80% जो क्या होगा, जो जीआई से क्या है, आयोडाइड, क्या हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये आयोडाइड, ठीक है, क्या है, आयोडाइड है। इसका 80% तो कहाँ चला जाएगा, सर्कुलेशन के थ्रू रीनल सिस्टम तक जाएगा। उसका 20% जो आयोडाइड है वो कौन ले लेगी, कौन यूज़ करेंगे, हमारी फॉलिकुलर सेल्स यूज़ करेगी, कौन यूज़ करेगी, फॉलिकुलर सेल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फॉलिकुलर सेल्स के यहाँ पर यानी बेसल मेम्ब्रेन पर भी क्या है, क्या लगे हुए पंप है जो क्या करते हैं, ये आयोडीन ऐसे ही अंदर नहीं जाएगा, यहाँ एक पंप है जिसके थ्रू क्या होगा, आयोडीन
बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। उस पंप का क्या नाम है? उस पंप का नाम है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ये है एक पंप जिसको बोलते हैं आयोडीन पंप या आयोडाइड पंप या फिर आयोडाइड ट्रैपर, ठीक है, आयोडाइड ट्रैपर, ठीक है। ये क्या है? आयोडाइड ट्रैपर है जो क्या करता है, आयोडाइड को इंटरस्टिशियल से इंटरस्टिशियल से कहाँ लेकर चले जाएगा? आपके फोलिकुलर सेल के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इस पंप के थ्रू कहाँ आ जाएगा? आयोडाइड आ गया हमारे फोलिकुलर सेल के अंदर, ठीक है। अब इस फोलिकुलर सेल से इसको कहाँ जाना है? इस फोलिकुलर सेल से इसको तो यहाँ आना है, ठीक है। फोलिकुलर सेल से आयोडाइड को, अभी यहाँ पर आयोडाइड है लेकिन हमें क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, ठीक है। आयोडाइड को अभी मैं आपको ना जो स्टेप थे ना, जो स्टेजेस थे वो सब आएंगे इसमें, ठीक है। अब ये मिक्स फॉर्म है क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ, बाद में इनको निकाल के एक स्टेज में बनाएंगे, ठीक है। अब ये आयोडीन, ये क्या है? आयोडाइड है। इस आयोडाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है? आयोडीन में, ठीक है। इस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कौन करता है? हमारे पास एक एंजाइम, यहाँ ये देख लो, ये सब जगह काम आएगा। इस एंजाइम का नाम है परऑक्सीडेज। क्या है? परऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करेगा? आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करवा देगा? आयोडीन में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। इतना समझ आया? और अब दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ ये इतना ही समझ में आया आप सभी को। यहाँ हमारे पास क्या था? ये आयोडाइड ट्रैपर था जिसने क्या किया? बाहर से इसको अंदर फोलिकुलर सेल्स के अंदर लेकर आया, पंप किया। देन यहाँ से आयोडाइड से इसको आयोडीन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? अपना एंजाइम परऑक्सीडेज एंजाइम क्या कर रहा है? आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट वर्क, ठीक है। ये पूरे इसमें 3 काम करेगा। ये तो पहला काम हो गया इसका परऑक्सीडेज का, ये वाला। सेकेंड क्या करता है? देखो हमारे इसके अंदर है ना, जो फोलिकुलर सेल्स हैं ये क्या करती हैं? एक्टिवेट करती है ऐसे जीन को जो क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं ऐसे टाइप के मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, ठीक है। जब जिनको ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे? ओब्वियसली जब में एमआरएनए ट्रांसलेट होता है तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो वो जब प्रोटीन ट्रांसलेट होता है तो वो क्या बनाता है? थायरोग्लोबुलिन बनाता है। एक सेकेंड मुझे आपको समझाने दो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बताया कि जो फोलिकुलर सेल्स है वो कैसे जीन एक्टिवेट करती है। यहाँ देखो ये सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, उसके अंदर जीन्स भी होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे जीन्स क्या करती है? एक्टिवेट करती है, बनाती है, जिसके, ठीक है, जो क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं एमआरएनए। अब ये क्या बनाएंगे? एमआरएनए। अब जो ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ये क्या बनेगा? ये होगा ट्रांसलेट। अब जब ये ट्रांसलेट होता है तो क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये जब जीन्स जो हैं ये स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, ठीक है, फोलिकुलर सेल्स हैं वो ऐसे जीन्स एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या बना सके? मैसेंजर आरएनए बना सके। और ये जो एमआरएनए है जब वो ट्रांसलेट होंगे तो वो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। और उन वो अमीनो एसिड लास्ट में किससे एंड अप होंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलेंगे? प्रोटीन। अब उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? जो ये बनाते हैं, कौन से? जो अपनी फोलिकुलर सेल्स बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे? थायरोग्लोबुलिन। क्या बोलेंगे? थायरोग्लोबुलिन। अब इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये देखो बहुत सारे क्या होंगे? टायरोसिन होंगे। क्या? ये बहुत सारे टायरोसिन होंगे, ठीक है। मैनी ऑफ टायरोसिन रिंग आर प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन, ठीक है। इस अमीनो एसिड की चेन के अंदर बहुत सारे क्या है? टायरोसिन है। और भी बहुत सारे अमीनो एसिड है लेकिन हमें इतने सारे से कुछ लेना देना है, हमें बात करनी है टायरोसिन की, ठीक है। हमारे पास क्या है? टायरोसिन है। इतना समझे? अब ये प्रोटीन, अब ये जो प्रोटीन बना है इसको किसके अंदर पंप किया जाएगा? अब तुम्हें पता है न्यूक्लियस के जब हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूक्लियस की तरफ क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अब इसको इसके बाद कहाँ भेज दिया जाएगा? ये इसको पंप कर दिया जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा ये हमारा गोल्गी एपरेटस के अंदर। किसके अंदर? गोल्गी एपरेटस। कैसे होते हैं हमारे वे?
सॉरी, ये स्ट्रक्चर तो मैंने, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, उसके बाद गोल्गी एपैरेटस के अंदर चला जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे ही गोल्गी एपैरेटस के अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये किधर की तरफ चलेंगे, मूव करते जाने लगेगा, ये जा रहा है एपिकल की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, एपिकल। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, ये जो थायरोग्लोबुलिन है कहाँ गया हमारा, किसके पास आ गया है, एपिकल पोर्शन की तरफ। किसके पास आ गया है, एपिकल पोर्शन की तरफ आ गया है। ये जो हमने थायरोग्लोबुलिन बनाया था, यानी एंड में ये इनसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, इनसे निकल के आ जाता है, पैक्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये क्या होगा, कहाँ गया, एपिकल, यानी यहाँ आ गया, ये हमारे यहाँ रिलीज हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, थायरोग्लोबुलिन हो गए, ठीक है, रिलीज टू ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर रिलीज हो गए। अब जो दूसरा काम हमारा परऑक्सीडेज कर रहा है, वो परऑक्सीडेज क्या करता है, वो मैं इसकी, ये जो है पैक्ड है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बना देती है। देखो सपोज अगर ये हमारा, ये देखो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ ये अमाइनो एसिड है, हमें उनसे लेना देना नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने टायरोसिन की बात करेंगे, ठीक है। ये टायरोसिन है, ठीक है, ये अलग अलग अमाइनो एसिड है, ठीक है, इतना बात समझिए। अब ये क्या करेगा, परऑक्सीडेज इस जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो चेन है, जो ये जो थायरोग्लोबुलिन है, क्या है, ये अपनी जो थायरोग्लोबुलिन है, इसके साथ इस आयोडीन को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, क्या करता है, एसोसिएट कर देता है, इसको ऑर्गेनिफाई कर देता है। ये जो हमारा आयोडीन है, क्या है हमारा, जो ये क्या था, आयोडीन था, ये क्या था, इनऑर्गेनिक था, ठीक है, क्या था, इनऑर्गेनिक था। और अब ये इसके साथ जैसे इसको कनेक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिफाइड हो जाएगा, जैसे ये थायरोग्लोबुलिन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, इसकी चेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिफाइड हो जाएगा। तो परऑक्सीडेज क्या करवाता है, इसको इससे यानी इन दोनों को क्या करवा देता है, एसोसिएट करवा देता है, ठीक है। अब ये जो होगा हमारे आयोडीन क्या हो जाएंगे, इनसे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। इस एंजाइम की वजह से की प्रेजेंस में, परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आयोडीन ऑर्गेनिफाई हो जाएगा और किससे एसोसिएट हो जाएगा, टायरोसिन की रिंग के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। अब कहीं पर तो आयोडीन एक उसके साथ दो आयोडीन कनेक्ट हो गए, कहीं पर एक आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा था तीन फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन क्या करता है परऑक्सीडेज, ये करवाता है, ये जो आपस में ना इनको फ्यूज करवाने का काम करता है, ठीक है। अभी तक तो ये अलग अलग थे, ठीक है। सुनो अब यहीं पर देखो, जब एक टायरोसिन दो उसके साथ कनेक्ट होता है, दो आयोडीन के साथ कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, DIT, डाई आइडोथायरोनिन, क्या हो जाएगा, DIT। ये क्या हो गया, DIT, और ये भी क्या है, DIT, क्योंकि डाई आइडोथायरोनिन है, ठीक है। दो आयोडीन कनेक्ट है टायरोसिन के रिंग के साथ, यहाँ भी दो, यहाँ भी क्या है, दो हैं, और लेकिन यहाँ क्या है, एक है, MIT, मोनो आइडोथायरोनिन, यहाँ भी दो है, यहाँ क्या है, ये DIT, ये MIT, ठीक है। तो अभी तो DIT ये बनी है, ठीक है, अभी T3 T4 नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, अभी इसने सिर्फ परऑक्सीडेज ने क्या किया है, थायरोग्लोबुलिन जो थे हमारे, उसको आयोडीन से कनेक्ट किया है, ठीक है, जिससे DIT MIT ये हमारे मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, तीसरा इसका जो काम है परऑक्सीडेज, वो क्या करवाता है, इन जो दो हैं, ये DIT MIT, इनके क्या करवाते हैं, कपलिंग करवाता है, इनको जोड़ देता है, क्या करवा देता है, इनको जोड़ देता है, ठीक है। जब ये जुड़ेंगे ना तब बनेगा T3 T4। अब देखो, जब दो DIT कपल होते हैं तो क्या बनेगा, T4, और जब एक DIT और एक MIT करना होगा तो क्या बनेगा, T3, ठीक है। और जब ये भी क्या है, T3, तो ये क्या हो गया, T4 को क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है, और T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन। तो इस तरीके से हमारे क्या बन गए, ये बन गए हमारे T3 एंड T4 का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब ये तो हमने पूरा का पूरा एक ओवरऑल समझ लिया है। अब हम बात करेंगे, अब हम इनको थोड़ा प्रोसेस से चलेंगे, जो हमने 6 स्टेजेस बताई थी उनको समझते हैं, ठीक है, एक एक बार उनको देख लेते हैं। तो ये था आपका T3 एंड T4 का सिंथेसिस। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस
स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, उसको बात करने से पहले ये देखते हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि आयोडीन क्या है, एक असेंशियल है किसके सिंथेसिस के लिए, थायराइड हार्मोन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था। और ये इंजेस्टेड फॉर्म क्या होती है इसकी, आयोडाइड की फॉर्म में हम इसको लेते हैं, देन ये कन्वर्ट होता है आयोडीन के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा ये जो आयोडीन है किसके अंदर, टेबल साल्ट के अंदर हम इसको ऐड करते हैं ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्टेज है आयोडीन ट्रैपिंग। इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, सिंथेसिस का, जिसके अंदर क्या होता है, अपटेक होता है आयोडाइड का बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, उसको आयोडाइड को उठाती है, ठीक है, अपटेक करती है, जिसको बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। ये मैंने समझा सब कुछ दिया, लेकिन एक क्योंकि हम मोस्टली जो हमें पढ़ना होता है, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन मार्क्स लिखने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। अब सेकंड स्टेज है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। फर्स्ट हो गया आयोडीन ट्रैपिंग, सेकंड है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। जैसे कि मैंने कहा था, जो थायरोग्लोबुलिन है क्या, एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जो सिंथेसाइज्ड होता है इन द थायराइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, थायराइड की एपिथेलियल सेल्स के अंदर। एपिथेलियल सेल्स क्या है उसकी, थायराइड की जो सेल्स थी, फॉलिकुलर सेल्स, उसके अंदर क्या बन रहा था आपका, ये आपका थायरोग्लोबुलिन फॉर्म हो रहा था एज अ पेप्टाइड यूनिट। अब ये यूनिट कहाँ मूव करती है, एपिकल की ओर क्या करती है, उधर क्या था एपिकल, ये बेसल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फिर वो बाद में कहाँ रिलीज हो जाता है, ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल के ल्यूमेन में इसको रिलीज कर दिया जाता है। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, सिर्फ जो थायराइड है ना, वही एक ओनली टिश्यू जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है आयोडाइड को आयोडीन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, आयोडाइड ये था आपका, ऐसे आपका क्या था, ये था आपका आयोडाइड, इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। वो कौन कर सकता है, वो थायराइड टिश्यू ही कर सकता है। उसके लिए कौन सा था एंजाइम, कौन सा था, पेरोक्सिडेज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, पेरोक्सिडेज। अब जो TSH है, अभी आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी जब मैं आपको रेगुलेशन बताऊंगी इसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसमें देखना जो TSH होता है वो प्रमोट करता है रिएक्शन को, यहाँ पर इसी स्टेज को क्या करता है, वो प्रमोट करता है, ठीक है। जबकि जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती है वो इनहिबिट करती है, ठीक है। जब थायराइड को स्टिमुलेट करना होता है तो वो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, आयोडाइड से उसको आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जबकि जो एंटी थायराइड ड्रग्स है लाइक थायोरेसिल हो गया, थायोरिया हो गया, मेथिमाजोल, ये क्या करती है, यहीं पर उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं वो कौन सी है। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन इज ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। इसमें क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये देखिए, रेफर्स टू आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू। जो टायरोसिन के रेजिड्यू थे, इनका ये किससे बाइंड अप हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आयोडीन के साथ, क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं बताया था, जो आयोडीन है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और ये यहाँ पर जब एसोसिएट होता है तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑर्गेनिफाई हो जाता है। तो ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, क्या बनाने के लिए इसमें क्या बनते हैं, फिर इससे मोनोटायरोसिन और मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन क्या बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। मोनो, अगर एक क्या बोलते हैं आयोडीन, एक टायरोसिन से बाइंड होगा तो मोनो, और दो बाइंड होंगे तो डाई, ठीक है। फिर आता है कपलिंग रिएक्शन। अब मैंने बताया था दो मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT, अगर 2 मॉलिक्यूल DIT के यहाँ भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो वो कपल होते हैं, तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे T4। वहीं जब एक क्या है, एक तो एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ MIT एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT कपल होंगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में कपल होते हैं, ये पेरोक्सिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में कपल होते हैं, तो क्या बनाते हैं, T3 हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इसके स्टोरेज की। Once the thyroglobulin has been iodinated, it is stored in the lumen of the follicle as colloid। किसकी फॉर्म में अब ये स्टोर होंगे, कोलोइड की फॉर्म में सेवरल मंथ्स के लिए। अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो ये स्टोर्ड थायराइड हार्मोन है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को कब तक पूरा कर सकते हैं, 1 to 3 मंथ तक ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जो स्टोर्ड थायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, स्टेजेस थी किसकी, सिंथेसिस की, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका रेगुलेशन, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है थायराइड हार्मोन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्मोन रेगुलेशन की। थायराइड जो हार्मोन है उनका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो रेगुलेशन पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, एक ये सीरीज याद रख लो, HAT, हैट, ठीक है, टोपी।
हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, ये सीरीज है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो किस पर एक्ट करता है, टीआरएच किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ना कि थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड पर कौन सा हार्मोन काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आपको ये सीरीज होनी चाहिए। हाइपोथैलेमस है, ठीक है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, देन थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस टीआरएच हार्मोन रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है, और वहां से टीएसएच रिलीज होगा जो किस पर काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पर। अब टीएसएच और टीआरएच इनको याद रख लेना, क्योंकि आगे जब हम हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म हम जब देखेंगे तो ये टीएसएच का बहुत रोल आने वाला है। ठीक है, इवन हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं तब भी टीएसएच की वैल्यूज होती है, तो हम सब चीज़ों को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके फंक्शन, ये कैसे सिंथेसिस हो रहा है, ये क्लास आज इसके एक सच नॉर्मल बताऊँ तो ये इसके इंट्रो पर चल रही है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के। अब हम आगे जो क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें हम देखेंगे थायराइड की एबनॉर्मलिटीज। ठीक है ना, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये हो गया टीएसएच। टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पर काम करता है, जिससे क्या होगा, अब सिंथेसिस ऑफ इंक्रीज हो जाएगा T3 T4 का सिंथेसिस, जिससे नॉर्मल आपका बीएमआर हो जाएगा। जिससे अगर सपोज इलिवेट हो जाता है T3 एंड T4 का, जब इलिवेटेड T3 T4 क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, यानी T3 T4 बहुत बन चुका है तो क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे किसको, टीआरएच और टीएसएच को। ये इस पे काम करेगा, टीआरएच और टीएसएच, यहाँ भी क्या होता है, ये भी इनिबिट होता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी और सिंथेसिस नहीं होगा। और सपोज लो लेवल हो रहा है तो यही प्रोसेस क्या करेगी, पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव फीडबैक हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव मतलब और बढ़ाओ, ठीक है, नेगेटिव मतलब रोक दो। ठीक है, तो ये था हार्मोन रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा और सबसे इंपॉर्टेंट भी होगा, वो होगा फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के बहुत सारे फंक्शन है, अभी हम डिटेल में सबको पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले आता है एक्शन ऑन बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर, बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे थायरोक्सिन T3 एंड T4, यहाँ पर इट विल बेटर क्या रहेगा, हम थायराइड हार्मोन लिखें। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की जगह हम लिखें थायराइड हार्मोन। थायराइड जो हार्मोन है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। ठीक है, जो बॉडी के मतलब मोस्टली जो टिश्यू है उनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स, इनको छोड़ के क्या सबकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब ये कैसे बढ़ाता है, ये इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को बाय इंक्रीज द O2 कंजप्शन, यानी O2 का कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, ऑफ द टिश्यू के अंदर O2 का क्या है, कंजप्शन बढ़ेगा, उसका यूज बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगी, ATP बनेगी। ठीक है, क्या बनती है, ATP बनती है, जो एनर्जी की फॉर्म है। इंक्रीज ATP, अगर ATP बढ़ रही है तो वही उसके साथ के साथ रेसिप्रोकल मतलब उसी के साथ प्रोपोर्शन में क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। तो ये जो एक्शन है, द एक्शन दैट इंक्रीज द बीएमआर इज कॉल्ड कैलोरीजेनिक एक्शन। ठीक है, तो जो थायराइड है, एक बात बताती हूँ, अभी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो देखो समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन आपको एक है ना ओवरऑल पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। ठीक है, O2 के कंजप्शन को बढ़ाकर। ठीक है, ATP बनती है और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या होती है, नॉर्मल जो थायराइड हार्मोन से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसका कौन सा एक्शन है, कैलोरीजेनिक एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आता आपका, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, अगला जो फंक्शन है वो होगा एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या है, एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का कैसे मेटाबॉलिज्म करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, थर्ड है एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे में इसका क्या रोल है। ठीक है, ये क्या करता है, जो थायराइड हार्मोन है ये स्टिमुलेट कर देते हैं वो सभी प्रोसेस को जो इन्वॉल्व होती है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को लेकर। ठीक है, जैसे कि क्या, ये इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट से भी सारा का सारा क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनहांस कर देता है ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स। सेल्स के थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है। ब्रेक डाउन जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है। एक्सेलरेट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जिससे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है अदर देन ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से। ठीक है, उससे अदर किसी चीज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये था एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
फोर्थ इज एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या एक्शन है, ठीक है। ये सारे एक्शन बताने के बाद मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी, ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे जो हर किसी को ये सब चीज़ें नहीं याद होती, बुकिश लैंग्वेज नहीं याद रहती, आपको कॉमन लैंग्वेज में चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट पर क्या काम करता है, देखो जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो क्या कर देते हैं, ये फैटी एसिड के लेवल को तो बढ़ा देते हैं, ठीक है, ध्यान देखो, फैटी एसिड के लेवल को तो बढ़ा देंगे, लेकिन डिक्रीज करते हैं क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड इन प्लाज्मा। यानी नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल है तो उस बंदे के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना भी इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो अगर यहीं से आप एक थोड़ा बहुत भी समझ सकते हो तो ये ध्यान दीजिए। यानी जिस बंदे को हाइपर थायराइडिज्म, देखो नॉर्मल है तो बेस्ट है, लेकिन जो बंदा हाइपर थायराइडिज्म वाला होगा, क्या वो क्या बोलते हैं उसको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होगी या हाइपोथायराइड वाले को ज्यादा होगी। यहीं से देखो ऑब्वियसली हाइपोथायराइडिज्म वाले को, क्यों, क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म वाले पर्सन को तो यानी क्या है, थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। नॉर्मल अमाउंट में भी जो थायराइड हार्मोन है वो डिक्रीज करते हैं। सपोज अब ज्यादा तो वो बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम ही करेंगे, ठीक है, फोस्फोलिपिड यानी ये नहीं बनने देंगे। वहीं लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट पर्सन है, यानी जिसके अंदर थायराइड बहुत कम है, तो क्या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, प्लाक वगैरह ये सब इंक्रीज हो जाएंगे। जो ल्यूमन है ब्लड वेसल्स का, उसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन होने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उससे होने वाली प्रॉब्लम वो अराइज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करना है हमें। नेक्स्ट इज, इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्शन ऑन वाइटामिन मेटाबॉलिज्म। वाइटामिन के मेटाबॉलिज्म पर क्या हमारे थायराइड उसके मेटाबॉलिज्म में क्या करती है, उस पर क्या एक्शन है। ये देखो जो हमारे देखो जो वाइटामिन है वो क्या यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। जब हम एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं तो वाइटामिन यूज होते हैं। एज थायराइड हार्मोन इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। जो थायराइड हार्मोन होता है वो क्या करता है, मेनली क्या बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है। थायराइड हार्मोन बहुत सारे एंजाइम बनाता है और उस एंजाइम की फॉर्मेशन के टाइम पर वाइटामिन यूज हो जाते हैं, ठीक है। एज वाइटामिन फॉर्म असेंशियल पार्ट ऑफ एंजाइम, तो क्या होती है, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार इसकी डेफिशिएंसी पॉसिबिलिटी है उसकी डेफिशिएंसी होने की। यानी जितना ज़्यादा थायराइड हार्मोन होगा उतने ज़्यादा क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। एंजाइम में आपका वाइटामिन यूज हो रहे हैं तो वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है कहीं ना कहीं। यानी जितना ज़्यादा सिक्रेशन, जितना ज़्यादा थायराइड हार्मोन होगा उतना ही ज़्यादा वाइटामिन की डेफिशिएंसी देखी गई है, ठीक है। तो यानी नॉर्मल कंडीशन में तो इतनी नहीं होती है, ठीक है। बात ये हाइपर सिक्रेशन पे चली गई है, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन होता है तब उसकी पॉसिबिलिटी है कि डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। यानी थायराइड हार्मोन का बॉडी टेम्परेचर पर क्या एक्शन है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन इन बॉडी बाय एक्सेलरेटिंग वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब एक बात है, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है ना, मोस्टली बॉडी की सभी सेल्स पर काम करता है, मैंने जो आपको फर्स्ट उसमें बताया था, ठीक है। और जिससे क्या करता है, बीएमआर बढ़ता है, ये बात हो चुकी है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, ठीक है। कैलोरीजेनिक जो मैंने वर्ड दिया था उसकी वजह से क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो थर्मोजेनेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और स्वेटिंग होती है। अब इसी चीज को ना देखो, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसी से लगा लो अगर ये हाइपर हो जाए, हाइपो जाए, यानी जो बंदा हाइपर थायराइडिज्म का होगा उसके अंदर आग ज्यादा होगी। एक कॉमन टर्म से समझ लेते हैं इसको। देखो मैं इसको समझने का ये तरीका लगाती हूँ कि जो थायराइड है ना, थायराइड हार्मोन है कि आग की तरह है, ठीक है, जो नॉर्मल अमाउंट में होनी चाहिए बॉडी के जो भी है प्रोसेसिंग मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। लेकिन सपोज हाइपर थायराइडिज्म यानी अगर आग ज़्यादा हो जाए तो उसमें जितना भी डालो, अब यहाँ से देख लो, अब आपको एक कॉमन चीज़ है, आप बता सकते तो कि आपको अगर पहचानना हो कि हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म किसको हो सकता है, देखने से ही पता लगाना है, तो क्या देख सकते हैं। देखो जो हाइपर थायराइडिज्म वाला बंदा होगा, पर्सन होगा, वो पतला होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइपोथायराइडिज्म। क्यों, देखो यहीं से देखते हैं। मैंने क्या कहा, एक ये क्या है, एक आग की तरह, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ, वैसे कोई आग नहीं है ये, ठीक है। हाइपर थायराइड हार्मोन का एक आग की तरह। सपोज मैंने बात की अब हाइपर थायराइडिज्म, यानी एक पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, ठीक है, तो जितना भी खाए, कितना भी खाए, पहली बात तो वो जब भी हजम हो जाएगा। आग के अंदर कितना ही डालो तभी क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो वैसे उसके अंदर कितना ही खा लो उसको बार बार भूख भी लगेगी, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लगेगा, वो पतला का पतला ही रहेगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर लीन टाइप ही होगी, ठीक है। वही जो हाइपोथायराइडिज्म वाला पर्सन होगा उसके अंदर क्या है, उसके बॉडी की आग खत्म हो चुकी है,
ठीक है, क्या हो चुकी है, आग खत्म हो चुकी है। अगर आग ही नहीं है यानी तो खाने को, जो भी चीज़ वो खा रहा है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि पहले वाला ही क्या नहीं हुआ, मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, तो अगले वाले का क्या करेगा, ठीक है, तो वो बंदा क्या होगा, ओबेस भी होगा, ठीक है, और उसको भूख भी कम लगेगी, ठीक है। ये थोड़ा मतलब एक जनरल सा हम कैटेगराइज करते हैं ना, ये वो है। और जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका हाइपरथायराइडिज्म वाला पर्सन होगा उसको ज़्यादा स्वेटिंग होगी, क्या होगा, ज़्यादा स्वेटिंग होगी क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वहीं वो वाला कोल्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन ऑन ग्रोथ। नेक्स्ट बात करते हैं अभी एक्शन ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पे क्या एक्शन होगा, किसका, थायराइड हार्मोन का। जो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, ये एक्सेलरेट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ बॉडी, स्पेशली इन ग्रोइंग, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ को क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। बोला जाता है, माना जाता है कि स्पेशली इन ग्रोइंग चिल्ड्रन अगर ये थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, और मेनली उनको क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है, ठीक है। वो हम CNS वाले में पढ़ेंगे, मतलब इसी का जो एक्ट ऑन CNS पर करेंगे उस पर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्शन ऑन बॉडी वेट। अभी मैंने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा थायराइड हार्मोन होगा उस बंदे के अंदर क्या होगा, जितना खाई पिएगा उसको कुछ नहीं लगेगा, उसको लीन नजर आएगा, तो उसका बॉडी वेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैट क्या स्टोर ही नहीं हो रहा है, उसमें फैट स्टोर ही नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं जो थायराइड हार्मोन वाला बंदा है जिसका डिक्रीज हो रखा है, उसके अंदर जो भी वो खाना खा रहा है, सपोज वो एक रोटी खा रहा है, वो क्या हो रही है, मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही है, उसने दूसरी भी खाली धक्के से, मतलब वो यूज ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ रहा है लेकिन उसको भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है। उस बंदे को भूख भी, ये कॉमन सिम्टम में पूछते हैं कि भूख भी नहीं लगती है, मोटापा भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये वाले सिम्टम्स। वो बंदा बोलेगा मैं तो खाना भी इतना नहीं खाता फिर भी मोटापा बढ़ रहा है, तो इसलिए हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि थायराइड की उसको हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन ब्लड। ब्लड पे क्या एक्शन होगा, ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है इरिथ्रोपोइटिन एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देता है ब्लड वॉल्यूम को। जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है इरिथ्रोपोइटिन को, जिससे क्या बनती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, RBCs बढ़ेंगी, ठीक है। तो पॉलीसाइथेमिया इज कॉमन इन हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथेमिया कॉमनली देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसका क्या एक्शन है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा, जो ये थायराइड हार्मोन है वो ओवरऑल एक्टिविटी, जो CVS की एक्टिविटी उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, लाइक हार्ट रेट को बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, जो आपका थायराइड हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन पे मैंने आपको बताया था लंग्स पे इसका अफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली अफेक्ट कर देता है रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को। कैसे, देखो मैंने कहा था मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है कौन, थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। अब मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ाता, डिमांड, मतलब O2 का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था, अगर O2 यूज ज़्यादा हो रही है तो O2 की डिमांड भी बढ़ गई, यानी अगर O2 की डिमांड बढ़ रही है तो यानी CO2 भी ज़्यादा एक्सेस में बन रही है, यानी O2 यूज हो रहा है तो CO2 ज़्यादा बन रही है। अब जब बढ़ा हुआ CO2 क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, ठीक है, जिसकी वजह से उसका रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था एक्शन ऑन रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे एक्शन ऑन GI ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा एक्शन ऑन GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट पे इसका क्या एक्शन रहेगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये होता है ना थायराइड हार्मोन, वो क्या करता है, आपकी भूख को बढ़ा देता है। क्यों, नहीं अभी हम पहले नॉर्मल की बात करें। जो नॉर्मल जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करता है, आपकी एपेटाइट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप फूड इनटेक करते हो, ठीक है। और ये क्या करता है, मूवमेंट, GI की जो मूवमेंट है उनको बढ़ाता है, सीक्रेशंस को बढ़ाता है, ठीक है। ये थी नॉर्मल बात। अब अगर सपोज किसी को ज़्यादा सीक्रेशन हो जाए, थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर वो ज़्यादा होता है तो ये सब मूवमेंट ज़्यादा हुई तो डायरिया, ठीक है, और जो अगर वो कम हो जाए तो हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन। तो वही इसको एक नॉर्मल उस पर लगा लो कि कोई बंदा है ज़्यादा, अगर जिसको हाइपरथायराइडिज्म का बंदा होगा, का पेशेंट होगा, तो उसको क्या होगा, डायरिया की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो लीन होगा, उसका वेट नहीं होगा, पतला होगा, वो वेट कम होगा उसका, ठीक है ना, समझे। और वहीं जो हाइपोसिक्रेशन वाला है, हाइपोथायराइडिज्म वाला, उसको क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, उसका खाना भी डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, आग की कमी है, ठीक है। किसकी कमी है, आग की कमी है, इसमें आग ज़्यादा हो रखी है तो सब कुछ बाहर आए, डायरिया, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा लास्ट, ठीक है, वो क्या है, एक्शन ऑन CNS सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमारा इसका क्या एक्शन है वो देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या एक्शन होगा।
फर्स्ट है इसका ऑन डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, सेकंड है ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस। ठीक है, देखो जो डेवलपमेंट में है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए? प्रमोट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ठीक है, और जो फीटल फर्स्ट फ्यू ईयर्स होते हैं पोस्ट नेटल लाइफ के, उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो थायराइड है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए इन्फेंट के अंदर तो क्या चांसेस होते हैं? देयर इज चांसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन द अदर हैंड ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस, अब देखो जो थायराइड हार्मोन होता है ना वो क्या करता है? स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये क्या है? स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है किसके लिए? सीएनएस के लिए, पर्टिकुलरली ब्रेन। ठीक है, सीएनएस में भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन के लिए बहुत ही क्या होता है? ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। सो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन नीड्स प्रेजेंस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन होते हैं क्या करता है? ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब देखो थर्स ड्यूरिंग, अब बात करते हैं अगर सपोज हाइपर सिक्रेशन हो जाएगी तो नॉर्मल बात होगी, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, इसकी वजह से पेशेंट पर्सन क्या है? कॉन्शियस रहता है, मतलब हर काम को, मतलब हम जो एक्टिविटी इतना एक्टिव होकर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर हाइपर सिक्रेशन होगी तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन की, तो स्टिमुलेट सीएनएस हमारा एक्सेसिव क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम नर्वसनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम नर्वसनेस हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है? चांसेस टायर्डनेस। अब सपोज तुम हर टाइम अगर सोचते रहोगे, तुम एक्सेसिव नर्वस हो रहे हो, यानी तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस ये सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें टायर्ड फील होगा, तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, और मेन बात तुम्हें नींद भी आएगी, मतलब तुम थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, टायर्डनेस इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन तुम स्ट्रेस की वजह से, उस एक्सट्रीम स्टिमुलेशन की वजह से सो भी नहीं पाओगे। वाना स्लिप बट कांट स्लिप। ठीक है, और इसकी वजह से अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, सच लाइक एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी कॉम्प्लेक्सेस, एक्सेसिव वरीनेस, ये भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो वो है, इसकी अति भी खराब है और कम भी। वैसे पूरे नेचर में यही है, किसी की ज़्यादा कोई चीज़ अति में है, ज़्यादा में वो भी दिक्कत है, और कम में वो भी दिक्कत में है। ठीक है, ज़्यादा वाले को ज़्यादा सोच रहा है, वो ज़्यादा उसका सीएनएस स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? लेथार्जी। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे थके थके जैसे रहोगे, और सोमनोलेंस, एक्सेसिव स्लीप आएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म वाला बंदा बिल्कुल एक सेडेंट्री, एक्सेसिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाए, वो जी रहा है, क्योंकि इसको मोटापा हो जाएगा, उसको डाइजेशन भी नहीं हो रही, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, उसको ज़्यादा नींद आएगी, लेथार्जिक, थका थका हर टाइम, मतलब एक्टिवनेस नहीं दिखेगी। ठीक है, ये उसके वो होंगे, सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी थायराइड हार्मोन पर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एंड द हार्मोन। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके एबनॉर्मलिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, उनके डिफ्रेंशिएशन पर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। प्लीज़ अपने फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।